हेलो दोस्तों, यह एक ऐसे सास बहू की कहानी है जो कि सचमुच ऐसे ही हर घर की अगर सास बन जाए तो बहू का जीवन तो सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कहानी सचमुच दिल को भा गया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि और लोगों को फायदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ललिता जी के एक बेटे और बहू थे। बेटा बहुत ही चिड़चिड़ा और हमेशा अपनी पत्नी को दबा कर रखता था। इससे तो ललिता जी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती थी। एक दिन वैसे ही कमरे से चिल्लाते हुए उसके बेटे की आवाज आती है, अरे स्नेहा, कहाँ हो? मेरी टाई नहीं मिल रही है। तुमने कितनी बार कहा है कि कपड़ों के साथ मेरी मैचिंग की टाई निकाल कर जरूर रख दिया करो, पर तुम्हें कपड़ों का मैच करने का तो बिल्कुल भी दिमाग ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है। कितनी बार समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे गोबर जैसे दिमाग में तो जैसे कीड़े पड़े हुए हैं। एक बार भी मेरी बात समझ में नहीं आती है तुमको। ललिता जी को यह बात बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था कि हरदम बेटा बहू को इस प्रकार से फटकारते रहता है। पता नहीं माँ ने किस गंवार लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया है। रमेश बड़बड़ाता हुआ नहाने चला जाता है। उधर स्नेहा गैस बंद करके घी के हाथ के साड़ी के पल्लू में पोंछते हुए फटाफट पानी से धोकर वह अपने पति के मैचिंग का रंग के टाई खोजकर निकाल देती है और फिर से रसोई में आकर पराठे और सब्जियां बनाने लगती है। आधे से 1 घंटे बाद ही उसके पति के ऑफिस के लिए निकलना था, इसलिए फटाफट उसने बैगन आलू टमाटर की सूखी सब्जी पहले ही बना चुकी थी। बस पराठे और थोड़ी सी और सब्जियां गिल्ली बनानी थी। दूसरी तरफ गैस पर चाय उबल रही थी। तभी कमरे में पूजा कर रही ललिता जी भी बहू की आवाज देती है, अरे स्नेहा, मेरी बिना चीनी वाली चाय बना देना। जाओ माँ जी, अभी लाई। इतना कहकर फटाफट स्नेहा अपनी सासू माँ की चाय उनके कमरे में पहुंचा देती है। स्नेहा पराठे सेक कर टिफिन पैक करके सब्जी बनाकर रमेश को भी उसको कड़क चाय और नाश्ता पिलाकर उसे ऑफिस के लिए भेज देती है। रमेश ऑफिस चला जाता है। स्नेहा, तुमने अपना तो ध्यान रखा ही नहीं, उसकी सास ललिता जी बोलती है। कितना इम्पोर्टेंट, तुम अपना ध्यान रखती ही नहीं हो। स्नेहा की सास बहुत ही अच्छी थी ललिता जी, वो हरदम स्नेहा पर ध्यान देती थी, लेकिन उसका बेटा हरदम किचकिच करता था, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। इतनी ही देरी में रमेश की फिर से फोन आ गई। कितना इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे सफेद वाला शर्ट मुझे पहनना था। तुमने एक काम से ढंग नहीं होता है। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ किया था। पता नहीं कि गवार के पल्ले मेरी माँ ने मुझे बांध क्यों दिया। हड़बड़ाते हुए स्नेहा ने फिर से उसका फोन पर से बात सुनते हुए अपने पति के गुस्से को देख रही थी। रमेश भी बस वहां से मोबाइल को बंद कर देता है और अपने काम में लग जाता है। आज उसकी मीटिंग थी। रमेश को लेकिन ध्यान ही नहीं था कि उसे सफेद शर्ट पहनना था। स्नेहा तो सारे शर्ट को प्रेस करके रखी हुई थी। रमेश जब तक मीटिंग में रहता है स्नेहा को कुछ तो आराम होता है, क्योंकि ललिता जी स्नेहा को उतना काम नहीं सौंपती है और तो और बेटी की तरह ध्यान भी रखती है। लेकिन जैसे ही रमेश शाम के 5 बजे आता है फिर से गुस्सा करने लगता है और बोलता है, स्नेहा, स्नेहा, कहाँ हो तुम? आज तो गड़बड़ कर दी। कल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल मेरी मीटिंग हो गई है, आज कैंसिल हो गया है। इतना कहकर वह गाड़ी की चाबी स्नेहा को देता है और जाकर हाथ पैर धोने लगता है। हाथ पैर धोकर फिर वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर कॉफी मांगता है और कॉफी पीने की चुस्कियों में स्नेहा को बहुत कुछ सुनाता है और फिर धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है। खाना ढंग से खाकर बस अपने काम में लैपटॉप लेकर बस बैठ जाता है। यह सब ललिता जी देखती है कि आज के जमाने में किस प्रकार से मेरा बेटा बहू का ध्यान रखता है। 2 वक्त तो बहुत बढ़िया से करता नहीं है और बस किचकिच करते रहता है। स्नेहा भी बेचारी अपने काम निपटा कर अपने बेडरूम में चली जाती है। फिर से सुबह हो जाता है। ललिता जी अपने बेड पर ही खाना पीना स्नेहा से मंगवा लिया करती थी, क्योंकि ललिता जी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रात को सोने से पहले स्नेहा ललिता जी के पैर हाथ दबा दिया करती थी। स्नेहा के सिर पर हाथ फेंकते हुए ललिता जी बोलती है, बेटी, बुरा मत माना करो, वह थोड़ा चिड़चिड़ा है, वह धीरे धीरे वक्त के साथ समझ जाएगा। इस प्रकार से ललिता जी के हाथ फेंकते हुए स्नेहा को बहुत सुकून मिलता था। उसे लगता था कुछ हो या ना हो, कम से कम मेरी माँ जैसी सास तो घर में रहती है। स्नेहा रोते रोते अपने दिल की साड़ी भर
ब्रश अपने सास के पास रख देती है, अपने गले को साफ कर लेती है, मन को हल्का कर लेती है और बोलती है ललिता जी से, माँ जी क्या मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी खराब हूँ? क्या मुझे सचमुच कोई काम ढंग से करना नहीं आता है? जो रमेश जी बार बार मुझे अनपढ़, गंवार और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ताना देते रहते हैं, मुझे सचमुच कोई काम ढंग से करना नहीं आता है क्या माँ जी? आप बताइए ना। मेरे तो मायके वाले मुझे यही सब सिखाए है और आपसे भी मैं कुछ सीखा हूँ, वही सब तो मैं करती हूँ, लेकिन पता नहीं है मुझ पर ऐसे किस प्रकार से बिगड़ते रहते हैं। मेरे मामा जी तो कहा करते थे कि मैं सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और मेरी माँ भी कहती थी, लेकिन जब से शादी हुई है तब से मैं ऐसा लगता है कि मैं सारे शायद काम भूल गई हूँ कि पता नहीं, मुझे नहीं आता है क्या माँ जी मुझे कोई भी काम करना। ललिता जी बहू के बड़े ही प्यार से समझाते हुए बोलती है और कहती है, अरे नहीं नहीं बहू, तू तो मेरी बहुत समझदार और सुलझी हुई बहू है, और किसने कहा तुझसे कि काम नहीं आता है करने? वह तो बेटा ही इतना मेरा हड़बड़ी और गड़बड़ी मिल गया है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है और तुम हरदम हड़बड़ा कर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। सारे काम तो तुम बहुत अच्छे से करती हो, क्योंकि देखो जब रमेश ऑफिस जाता है तो तुम तो कितने इत्मीनान से सारे काम को समझा लेती हो, लेकिन रमेश घर पर आता है तो चिल्लाता है, जिससे तुम्हारा काम थोड़ा बिगड़ जाता है। कोई बात नहीं है, हंसमुख और स्वभाव वाले स्नेहा जल्दी ही ललिता जी की दिल जीत ली थी और बातों को समझा देती है। ललिता जी स्नेहा को और बहू का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठाती हुई कहती है, जाओ बहू, अब जाकर थोड़ा तुम भी आराम कर लो, क्योंकि रात ज्यादा हो गया है, कल सुबह फिर से उठना होगा, उसका ऑफिस है। और कभी भी रमेश के बातों पर ध्यान से मत दिया करो, इग्नोर करके काम करोगी तो तुम्हारा कोई भी काम गड़बड़ नहीं होगा, उसके रहते हुए ही तो होता है। तुम डरती बहुत ज्यादा हो, तुम इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए काम करना। स्नेहा अपनी सास का इतना सारा प्यार पाकर जाकर सो जाती है। जब सुबह होता है तो सुबह में ही उठकर सारे काम को झाड़ू पोछा लगाकर घर को व्यवस्थित कर देती है। तब तक उसकी सास भी उठ जाती है। सास को बिना शक्कर वाले चाय देकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। नाश्ता तैयार करने में उसे समय लगता था, तभी रमेश उठ जाता है और फिर वहीं से दिन भर की किचकिच स्टार्ट हो जाती है। लेकिन स्नेहा ललिता जी के समझाए हुए रास्ते पर चलती है और बिना बात को ध्यान देते हुए अपने काम को अच्छे से टाइम पे करती है। रमेश भी ढंग से नाश्ता करके सफेद शर्ट पहनकर ऑफिस के मीटिंग के लिए निकल जाता है। ललिता की जी अपनी बहू को जानबूझकर स्नेहा को चुनकर अपने बहू के रूप में लाई थी, क्योंकि ललिता जी का एक ही तो बेटा रमेश है और कोई भी औलाद नहीं था। वह चाहती थी कि मुझे बेटी का भी प्यार मिले और घर संसार मेरा बना रहे। वह आजकल की लड़कियों की तरह अपने घर के बहू नहीं लाना चाहती थी। ललिता जी जब अपने गांव गई हुई थी मायके, तब वहीं पर स्नेहा को पसंद कर लिया था। असल में स्नेहा जी के पिताजी का देहांत हो गया था, उसके माँ ही अकेले उसे पाल पोस कर बड़ा की थी और उसके मामा मामी कुछ मदद कर दिया करते थे। स्नेहा तो गांव की लड़की थी, उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके संस्कार बहुत ही अच्छे थे, इसलिए ललिता जी को स्नेहा पसंद आ गई थी और स्नेहा के लिए रिश्ता अपने रमेश के लिए ललिता जी ला दी थी। रमेश को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था और तो और ललिता जी के कोई भी रिलेशन में भी वो सब हरदम समझाते रहते थे कि आप ऐसी बहू क्यों ला रही है, आपका बेटा तो शहर में रहता है, मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है, इतने बड़े पद पर है, और आप गवार जैसी अनपढ़ गवार बहू को ला रही है जो वह कम से कम 8वीं पास भी नहीं है, और इस ऐसे अनपढ़ गवार लड़की से अपने बेटे की क्यों शादी करवा रही है। लेकिन पता नहीं क्यों ललिता जी को अपनी बहू के रूप में स्नेहा को ही पसंद कर लिया था, इसलिए वो स्नेहा को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी। अपने कसम वादे देकर रमेश से किसी प्रकार से शादी करवा दी थी और अपने बहू को हरदम समझा बुझाकर उसके लायक बना देगी, यह मन में उसका ढूंढ विश्वास था। और तो और लोग यह भी कह रहे थे कि स्नेहा के तो सिर्फ माँ ही है, आपको तो दहेज भी नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा। इस पर ललिता जी बोलती है, पैसों का क्या है, वह तो आकर चला जाता है, कम से कम बहू तो मेरी पसंद की आ रही है। ललिता जी जो सपने देखी थी वह तो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ललिता जी चाहती थी कि रमेश की जब शादी हो जाएगी तो अभी तो शुरुआत में कचकच हो रहा है, लेकिन वह बाद में सुधर जाएगा, स्नेहा अपने प्यार से सुधार देगी। लेकिन रमेश तो उल्टा स्नेहा को हरदम बेइज्जत करते रहता था, उसे कहीं का नहीं छोड़ता था। स्नेहा की आंखों में हरदम आंसू भर आते थे।
ललिता जी को बेटे का यह स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। कभी कभी तो बेटे की बातों को सुनकर लगता कि मैंने स्नेहा को चुनकर सबसे बहुत गलत किया है, क्योंकि यह भी तो किसी की बेटी है। यह जब से आई है तब से रो ही रही है। लेकिन दूसरे से ही पल उनका दिल कहता था कि नहीं, मैंने कोई भी गलत नहीं किया है। स्नेहा एक बहुत ही अच्छी लड़की है। थोड़ी देर में ललिता जी स्नेहा के कमरे में जाती है और देखती है कि सच स्नेहा को तो बहुत ही तबीयत खराब हुआ है। वो कंबल ओढ़कर सो रही है और कपकपा रही है। हाथ पड़ कर माथे को छूकर देखती है ललिता जी तो स्नेहा को बहुत ही तेज बुखार है। स्नेहा की तबीयत को देखकर वो फटाफट पट्टी ठंड माथे पर बदलती है और कुछ बुखार को ठंड देती है और फिर फट से अपने बेटे रमेश को फोन करती है। रमेश, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई हो तो ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। स्नेहा को बहुत तेज बुखार है, उसे डॉक्टर के पास दिखा लाना। माँ, मेरे ऑफिस का काम शाम तक खत्म होगा, आपको तो पता है ना, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। रमेश कड़क आवाज में माँ को बोलता है। एक काम करो, ललिता जी बोलती है, तुम डॉक्टर के पास से फोन कर दो, मैं डॉक्टर को यहीं पर दिखला देता हूँ और दवाई दे जाएगा। हावड़े फावड़े में रमेश डॉक्टर को फोन करके घर पर भेज देता है। ललिता जी स्नेहा को दिखला देती है। डॉक्टर बोलता है कि तो मैंने तो दवाई दे दिया है, अब आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। इतना कहकर डॉक्टर तो वहाँ से चला जाता है। ललिता जी स्नेहा का ध्यान रखती है। तब तक शाम हो जाता है। रमेश भी ऑफिस से आता है और स्नेहा को बिस्तर पर देखता है और बहुत ही तबीयत खराब उसका रहता है। डॉक्टर को जो रमेश बुलाया था वह पास के क्लिनिक में रहता था, छोटा मोटा डॉक्टर था। लेकिन जब ज़्यादा स्नेहा का तबीयत खराब था इसलिए सुबह होते ही स्नेहा को रमेश लेकर डॉक्टर को दिखाने चल जाता है। स्नेहा को बहुत अच्छा लगता है। ललिता जी जानबूझकर अच्छे डॉक्टर के पास स्नेहा को लेकर नहीं गई थी। वो अपने बेटे बहू को साथ में देखना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि कम से कम ऐसे तो ध्यान नहीं रखता है रमेश अपनी पत्नी का, लेकिन तबीयत खराब होने पर ध्यान रखे, इसलिए वो जानबूझकर छोड़ दी थी। जाते हुए स्नेहा को ले जाते हुए रमेश बहुत ही ध्यान रखता है और डॉक्टर को दिखलाकर उधर से चेकअप करवा कर लाता है। वो सुनता है कि अरे वह तो पिता बनने वाला है। बहुत ही खुश हो जाता है रमेश और अपनी माँ को भी फोन पर बतलाता है। माँ बोलती है कि अपनी बहू पत्नी का ध्यान रखना और उसके खाने पीने का भी, इसलिए रमेश आते हुए उसके लिए कुछ फल और उसके पसंद का कुछ खाने पीने का ले लेता है। यह देखकर स्नेहा बहुत खुश होती है। इस पर रमेश बोलता है, माँ बोली थी इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। वैसे तो जैसे ही स्नेहा घर पर आई तो उसकी सास खाना बना रही थी। यह देखकर स्नेहा को बहुत बुरा लगा और वह सोची कि कहीं रमेश जी को बुरा न लग जाए कि उसके रहते हुए माँ खाना बना रही है। तो इसलिए स्नेहा छटाछट बोलती है, माँ जी आप जाइए, मैं सब्जी और रोटियां बना लूँगी, आप इतना मदद कर दी है बहुत अच्छा है। इस पर ललिता जी बोलती है, क्या बेटी तुम भी ना ऐसे क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अब तो मैं दादी भी बनने वाली हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं बना रही हूँ। वैसे तो घर का सारा काम तुम करती ही हो, कोई बात नहीं है, जब घर का सारा काम तुम कर लेती हो और आज तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कर ही लूँगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन आज के बाद तुम ऐसी कभी भी मत कहना कि माँ जी हटिए, क्योंकि जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है तभी तो मैं कर रही हूँ। एक दिन का खाना नहीं बना पाओगी तो क्या हो जाएगा, तुम दवाई खाकर जाकर आराम करो, तुम्हें डॉक्टर आराम करने के लिए बोला है। तो रमेश कहता है, इतनी भी तबीयत खराब नहीं हुई है जो यह खाना ना बना सके, ऐसी बातें कर रहे हो बेटा। ललिता जी बोलती है, अभी डॉक्टर के पास ही तो दिखा कर आए हो और डॉक्टर इसे आराम करने के लिए दिया है। माँ की बात को अनसुना करते हुए रमेश स्नेहा से कहता है, ऑफिस से फोन आया था, जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ेगा, जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, कोई गड़बड़ी मत करना। हड़बड़ाती हुई स्नेहा जल्दी से रमेश का टिफिन पैक करने लगती है। हड़बड़ी में पानी का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है क्योंकि शीशे का गिलास था। आवाज़ सुनकर रमेश कमरे से बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए कहता है, देखो माँ, मैंने कहा था ना कि स्नेहा को एक काम ढंग से करने नहीं आता है, कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देती है। पता नहीं इस अनपढ़ गवार के साथ कैसे अपनी जिंदगी में निकालूंगा, अब तो बच्चा भी आने वाला है, तुम तो मुझे इसके साथ पूरा बांध कर ही रख दी हो। वैसे तो स्नेहा हमेशा सारे काम बहुत तरीके से करती थी, लेकिन जैसे ही रमेश की कड़क आवाज़ सुनती पता नहीं उसकी क्या हो जाता था बेचैनी और काम बनने के जगह पर बिगड़ जाता था। जल्दी जल्दी में वह कांच के टुकड़े बटोरने लगी जिससे उसके हाथ में कांच
कांच चुभ गया, खून निकलने लगा। लेकिन रमेश की इन सारी चीज़ों को अनदेखा करते ऑफिस के लिए निकल गया। आज रमेश के व्यवहार से मधु बुरी तरह से टूट चुकी थी। एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह माँ बनने वाली थी, और रमेश उस पर चिल्लाया, और अब उसके कांच का टुकड़ा अगर उसको लग भी गया, खून बह रहा था, वह भी नहीं देखा। ललिता जी अपने बेटे के बारे में सोच रही थी कि ऐसा कैसा मेरा बेटा निकल गया है, अपनी पत्नी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा है। लेकिन ललिता जी बहू के लिए अपना कर्तव्य निभा रही थी कि मैंने यह रिश्ता जोड़ा है तो अपने जीवन में मैं अपने बेटे बहू का रिश्ता सुधार कर ही जाऊंगी। इसलिए ललिता जी स्नेहा को ऐसा मुकाम हासिल करवाने में मदद कर रही थी जो शायद रमेश को भी बिल्कुल भी पता नहीं था। ललिता जी स्नेहा को रमेश से चुपके से हर फॉर्म भरवाती थी, एग्जाम पास करवाती थी। स्नेहा 8वीं भी नहीं पढ़ी हुई थी, उसे मैट्रिक का एग्जाम दिलवाती है, इंटर करवाती है, बीएड करवाती है, और बीएड करवाने के बाद टीचर के जॉब में उसे घुसवा देती है। वो बड़े बड़े एग्जाम अब दे रही थी। स्नेहा पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, वो अपने सास के नक्शे कदम पर चल रही थी। जिस प्रकार से ललिता जी उसे समझा रही थी उस प्रकार से स्नेहा उसका साथ दे रही थी। लेकिन फिर भी रमेश इन सब बातों में ध्यान ही नहीं देता था, और रमेश को तो अपनी पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि मेरी पत्नी तो बस गाँव की है, 8वीं पढ़ी हुई भी नहीं है। इसलिए रमेश यह सब बात भी ध्यान नहीं दिया। अगर एक पति चाहता तो अपनी पत्नी को अनपढ़ गंवार से काबिल बना सकता था, लेकिन यह काम उसकी सास यानी कि स्नेहा की सास कर रही थी, और रमेश को तो बिल्कुल खबर भी नहीं था। बस रमेश दूसरों की पत्नियों की देखता था कि उसकी पत्नी इतनी पढ़ी हुई है, ऑफिस में काम कर रही है, लेकिन यह नहीं देखता था कि मेरी पत्नी हर घर संभाल रही है। घर संभालना भी कोई बड़ा काम या छोटा काम नहीं होता है, यह काम हर कोई नहीं कर सकता है। रमेश अपने काम में ही बिजी रहता था। एक दिन तो हद ही हो गया। रमेश ऑफिस में अपनी पत्नी को ले गया और बोला कि देखो मेरे ऑफिस के क्लाइंट है, यहाँ पर मुझे बेइज्जत मत करवा देना। बेचारी जब जब रमेश बोलता था वह हड़बड़ा जाती थी और उसे कुछ न कुछ गलत हो ही जाता था। वहाँ पर ऑफिस से आने के बाद भी रमेश स्नेहा को बहुत सुनाता है। इसी प्रकार से 9 महीने होते हैं और एक अच्छे से बेटी को जन्म देती है स्नेहा। बहुत ही लाड़ प्यार से ललिता जी उसे अपने गोद में लेती है और रमेश के पास ले जाती है। रमेश बेटी का चेहरा देखते ही बोलता है एक और गवार पैदा हो गई है। यह सुनते ही स्नेहा का अब तो आपा खोलने वाला था, क्योंकि वह तो खुद की अपनी बेइज्जती सह सकती थी, लेकिन अपनी बेटी को कैसे बेइज्जती सह सकती थी। एक बाप जो बाप है वह खुद अपनी बेटी को इस प्रकार से बेइज्जत कर रहा है। यह सब स्नेहा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह बहुत रो रही थी। यह सब देखकर ललिता जी को भी बहुत बुरा लग रहा था, और धीरे धीरे अपने बच्ची को स्नेहा पाल पोस रही थी और अपने एग्जाम भी दे रही थी। यह बात भी रमेश को नहीं पता था। एक दिन तो स्नेहा बीएड के एग्जाम में बोर्ड में बहुत ही टॉपर आती है, जो रमेश को बिल्कुल भी पता नहीं था। उसकी भी पत्नियां एग्जाम दी थी, लेकिन कुछ अंकों के कारण उन्हें कम नंबर मिलता है। इसलिए रमेश आकर दिखाता है देखो मेरी वाइफ की पत्नियां कितनी डिग्री हासिल कर रही है, ऑफिस में काम कर रही है, और एक तुम हो, देख सकती हो। इस पर रमेश जैसे ही स्नेहा को दिखला रहा था, स्नेहा अपना नंबर देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और ललिता जी को जाकर गले लगा लेती है। इस पर रमेश बोलता मैं तुम्हें दूसरों को दिखा रहा हूँ, तुम पता नहीं क्या देखकर खुश हो रही हो। इस पर ललिता जी अपने बेटे रमेश का कान खींचते हुए पेपर में दिखलाता है देखो सबसे पहले नंबर पर ध्यान दो कौन है। इस पर रमेश जब पहले नंबर का नाम पढ़ता है स्नेहा श्रीवास्तव, यह देखकर तो रमेश बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है यह एग्जाम कब दी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है माँ, और तुम लोग कोई कुछ बताए नहीं। यह तो बेचारी 5वीं 6वीं पढ़ी हुई है और सीधे बीएड का एग्जाम में टॉपर आ गई है, अभी से जॉब लगने वाला है, और वह भी हेड मास्टर में और प्रिंसिपल के कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में। यह सब कैसे कब हो गया माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ललिता जी अपने बेटे को समझाती है मैंने तुमसे कहा था, मेरी नज़रों ने धोखा नहीं खाया है, मैं अपने बेटे के लिए हीरा चुनकर लाई हूँ, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ज्वेलरी ही हीरा का पहचान कर सकता है, लेकिन तुम्हें तो दूसरों की देखना है, अपनी बीवियों की खूबियां तो तुम्हें देखने की आदत ही नहीं है। और वैसे भी स्नेहा में भी खूब खूबियां बढ़ा हुआ था, वह घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ पढ़ाई लिखाई और तुम्हारी भी फरमाइशें पूरे करते हुए एक बच्ची को भी जन्म दिया। लेकिन अब तुम्हें स्नेहा के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है रमेश। यह ललिता जी के बात से सुनकर रमेश हक्का बक्का रह जाता है, बोलता है क्यों माँ, ऐसा क्या हो गया। इस पर स्नेहा
स्नेहा बोलती है, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि आप मेरी बेइज्जती करते थे। वह तो ठीक था, लेकिन मेरी बेटी यानी कि अपनी बेटी का भी बेइज्जती नहीं करना छोड़े। यह सब सुनकर रमेश के भी आंखों में आंसू हो गया। वह अपना चेहरा छुपाने लगा। इस पर स्नेहा बोलती है, मैं आज ही आपसे तलाक लेती हूँ और मैं अपने खुद का घर अब बसा सकती हूँ। आपको मुझे बेइज्जती करने का अब हक मैं अब आपको नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि जो भी इंसान अपनी सिर्फ खूबियाँ गिनवाता है, दूसरों की खूबियों पर ध्यान ही नहीं देता है, वह इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। आप में तो जरूर बहुत सारे खूबियाँ जरूर है, मुझ में भी वही सारी खूबियाँ हो। कोई अलग अलग होता है सबकी खूबियाँ, उसकी अच्छाई बुराइयाँ भी अलग अलग होते हैं सभी के। और जब हम पति पत्नी होते हैं तो हमें एक दूसरे की अच्छाइयाँ और बुराइयों के साथ जिंदगी जीना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन आपने मेरी सिर्फ बुराइयाँ ही की, अच्छाइयाँ तो कभी देखी ही नहीं। किसी में भी सिर्फ अच्छाइयाँ हो ऐसा तो संभव नहीं है कि आप में सिर्फ अच्छाइयाँ भरी हुई है, ऐसा संभव है? यह बात सुनकर रमेश को बहुत बुरा लग रहा था। बहुत अच्छी तरह से स्नेहा उसे समझा रही थी और अब मैं किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करने वाली हूँ। स्नेहा साफ साफ बोल देती है और बोलती है, रमेश जी अब आपको जिंदगी मुबारक हो, आप अकेले जिंदगी जीना चाहते थे। इस पर रमेश बहुत ही दुखी होता है और स्नेहा को गले लगाते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो स्नेहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का बहुत ही अच्छी तरह से एहसास हो रहा है। रमेश ने स्नेहा के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था। यह देखकर रमेश ने अपनी माफ़ी की गुनाह को गिनवाया और स्नेहा को बहुत ही प्यार जताया। अपनी बेटी को गले लगाकर चूमा। उसकी बेटी भी आज 2 साल की हो गई थी। रमेश आज बहुत प्यार कर रहा था और अपनी माँ से भी माफ़ी मांगा और स्नेहा से बोला, मैं आज से तुम्हें कोई भी कभी भी तुमको दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं बस गाँव की लड़की और पढ़ी लिखी न जानकर मैं तुम्हें बहुत पता नहीं क्या क्या कहा। मैं सचमुच तुम्हारे कामों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हरदम तुम मेरा और मेरी माँ का ध्यान रखा करती थी और तो और अपना ध्यान भी देना भूल जाती थी। तुम्हारी तबीयत भी खराब रही फिर भी मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाया। तुम्हारी बेटी भी जन्मी तो मुझे मुंह से पता नहीं क्यों यह सब शब्द निकल गया। मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत कड़वाहट पैदा हो गया था। असल में जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे दोस्त लोग सभी चिढ़ाते थे कि किस अनपढ़ गंवार से शादी हो रहा है, तुम शहर के रहते हो और वह गाँव की अनपढ़ गंवार पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन मैंने कभी यह ध्यान ही नहीं दिया कि मैं अगर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा लूँ तो वह काबिल हो सकती है। इतने सालों से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई चल रही थी, मेरी माँ की वजह से तुम आज इस काबिल बन गई हो। मुझे माफ़ कर दो। ललिता जी भी स्नेहा को करती हूँ, माफ़ कर दो इस बुड़बक लड़के को, इसे तो कुछ भी अकल नहीं है, इसे कुछ समझाने से क्या फर्क पड़ता है। इस पर रमेश माफ़ी मांगता है और बोलता है, मैं आज से के बाद कभी भी गलती नहीं करूँगा। स्नेहा तो यह सब झूठ मूठ कर ड्रामा कर रही थी क्योंकि ये सब ललिता जी का ही चाल था और फिर सब परिवार खुशी से रहने लगते हैं। ललिता जी आज बहुत ही खुश थी कि मैंने बहू के रूप में स्नेहा को चुनकर कोई गलत फैसला नहीं किया है और अब रमेश भी स्नेहा को प्यार देता था और कभी भी चिड़चिड़ाता नहीं था। अपनी बेटी को भी बहुत मान सम्मान के साथ रखता था। आज स्नेहा भी प्रिंसिपल के रूप में जॉब करती थी और साथ साथ घर भी संभाल रही थी और रमेश से पूछ रही थी, तब आप घर के साथ ऑफिस और घर दोनों संभाल सकते हैं। मुझ में तो क्वालिटी ही क्वालिटी भरी है। पता नहीं आपको किस दोस्त ने इतने बुड़बक तरीके से समझाया था अपनी पत्नी से बात करने का। आज रमेश हंस रहे थे और बोल रहा था, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आज भी तुम नहीं भूल पाई हो। स्नेहा भी भूल जाती है और धीरे धीरे उनका परिवार शुरू हो जाता है। एक सास भी अपनी बहू बेटे की जिंदगी बदल सकती थी, यह कभी सपने में भी स्नेहा नहीं सोची थी। स्नेहा को तो ससुराल के मतलब लगता था कि घर के काम का चौका चूल्हा यही संभालना। असल में उसके पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे, सिर्फ माँ का प्यार मिला था और यहाँ आते ही उसकी सास का भी माँ से भी बढ़कर प्यार और पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में बहुत सपोर्ट मिला। एक सास माँ से भी ज़्यादा बढ़कर हो सकती है, यह कभी सपने में भी नहीं सोची स्नेहा ने। आज मुकाम हासिल अपनी सास की वजह से की थी और उसका रिश्ता जिंदगी में भी सास की वजह से ही सुधरा था। उसने अपनी सास को कभी भी दिल से कभी भी धन्यवाद बहुत ही दिल से दिया और उसे अपनी माँ से भी ऊपर दर्जा दी। हर सास अगर ऐसी हो जाए तो बहू की जिंदगी ही संवर जाएगी और कोई भी बहू अपनी सास को माँ नहीं माँ से भी बढ़कर मानेगी। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।